जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। तो सर जॉन सोर जो थे वो निष्क्रियता का जो कि सिद्धांत या फिर उनका नीति कहिए उसे दिया उन्होंने। एलन बरो जो थे वो सिंध का विलय करवाया था इन्होंने। डलहौजी अवध का विलय कराए थे और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है अवध का विलयन किसने करवाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। वहीं बात करें डफरिन ने क्या किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है डफरिन के दौरान कराई गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, चार्टर एक्ट 1833 पारित कराया था। लॉर्ड लिटन ने द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना स्टार्ट हुआ था इन्हीं के काल में। वहीं बात करें वह गवर्नर जनरल जो रायपुर निष्क्रियता का सिद्धांत लाया था, जॉन लॉरेंस। कौन? लॉरेंस ने लाया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी, जब वह जो है कि मतलब भ्रमण कर रहे थे, तो वो भी मेयो ही थे। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति के अनुसरण करने वाला वह गवर्नर जनरल था कौन, तो लिटन थे। भारत का वह वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, लॉर्ड लिनलिथगो थे और लॉर्ड कर्जन थे सबसे ज्यादा दिन तक। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई, किनके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, तो यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने के विरुद्ध थी। वही बात करें महिलाओं तथा बच्चों के कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्रावधानिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिकरण कहाँ किया गया, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही कराया गया था। अब बात करें भारतीय स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सूची आ गई हमारी फिर से, अब इसे देख लेते हैं। तो क्लाइव जो है बंगाल में दोहरा शासन करवाए। बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मैकटॉफ जो है प्रेस पर प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्ता शासन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। वहीं प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की गई है, तो औरंगजेब से की गई है। किसके द्वारा, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कालानुक्रम क्या है, तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन थे, फिर लॉर्ड हार्डिंग थे, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे और लॉर्ड इरविन फिर थे। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। फिर उसके बाद हुआ गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की, तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग थे। अब चलिए बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा। वर्नाक्युलर प्रेस लिटिन इल्बर्ट रिपन के द्वारा। और ठगी का दमन किसने, विलियम बेंटिंग। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ किनके द्वारा काल में, तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में क्रियान्वित हुआ। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति डलहौजी थे। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव। और सामाजिक सुधार बेंटिंग। अब सही सुमेलित करना था, तो बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन चार्ल्स कॉर्नवालिस हुए। कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किस थे। वही बात करें कि भारत का गवर्नर जनरल एक एक्ट 1833 के अधीन जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी को ऑल मार्क्स किया गया। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन आर्किबाल्ड पर्सिवल वेवेल थे। बाकिल्ट और अर्ल वेवेल। अब बात करें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो हम चार्जेज की संगठन थी। लंदन में इंडिया ऑफिस में भ्रमण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी।
शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था कि भारी उद्योग नहीं थे हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाया जाता था। इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में हुआ और अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के लिए था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? तो 1793 में। चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरण करने का अधिकार। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया कब? तो 1885 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है वो कौन है? तो मुनरो र से रैयतवाड़ी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहित प्रचलित थी दक्षिण भारत में। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन निर्धारण किया जाता था। अब बात करें असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की सही परिभाषा है भारत की राष्ट्रीय संपदा को एक भाग अथवा एक कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ बुक में लिखा हुआ है उनके द्वारा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किन्होंने? दादा भाई नौरोजी ने। और निकास का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद को आर्थिक आलोचक थे कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, सी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आरसी दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त और एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे तथा सर सैयद अहमद खां और दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था कौन? सैयद अहमद खान ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में भी विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन सी बुक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार व्यक्त किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार कार्ल मार्क्स के थे। अब 1857 की क्रांति को देख लेते हैं। तो 1857 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस लाए गए थे। एनफील्ड राइफल थी वो। तो कब किया गया था इसे? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तो अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेह था। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में और मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। और 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था किसे? तो बख्त खां को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति तथा उनके धार्मिक हस्तक्षेप, भारत की धार्मिक हस्तक्षेप। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी और इसमें सब संग्राम में संबंधित सबसे पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली से लाल किले तक पहुंचना। अब देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी, बासी रोटी रहती थी और कमल फूल रहता था। 1857 के संग्राम में के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था किसे? दिल्ली को।
1857 के स्वाधीनता संग्राम की संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ थी? तो वाराणसी थी। 57 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित कहाँ है? तो ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज का, और 1857 को विद्रोह लखनऊ में जिसे नेतृत्व में आगे बढ़ा था वो कौन थी? बेगम अवध, मतलब अवध की बेगम के द्वारा, हजरत महल जो थी उनके द्वारा जो 1857 का विद्रोह लखनऊ के नेतृत्व में हुआ। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो बेगम हजरत महल। वहीं बात करें कि इलाहाबाद में 1857 में संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली खान थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो अवध से थी। नाना साहब कमांडर इन चीफ थे कहाँ? तात्या टोपे। नाना साहब के कमांडर चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किनके? तो नाना साहब के सलाहकार थे। अब बात करें 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से हुआ जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उससे जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किसे? तात्या टोपे के मित्र ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें बंदी बनाकर मार दिया गया। 1857 के क्रांतिकारी में से जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का यह नाम पूछा गया है। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। वह संबंध कहाँ से थे? तो बिहार से संबंधित थे। और वही बात करें पटना के 1857 के संग्राम में नेता कौन था? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। और असम में 1857 की क्रांति का नेता था तो दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक था। केंद्र कहाँ तक? जगदीशपुर। कहाँ? जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो कुंवर सिंह थे। अब बात करें 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना, संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? तो आहुआ के ठाकुर कुशल थे। अजमेर, जयपुर, नीमच था। औंचा में से राजस्थान में से 1857 का केंद्र नहीं था तो जयपुर नहीं था, बाकी सब थे इसमें। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखन लाल चतुर्वेदी ने 1857 में से अंग्रेजों से संघर्ष किया था। किसने? तो शहादत खान ने किया था। किसने? शहादत खान। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलवी मौलाना फजल्ला खैराबादी तथा नवाब अली लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था कौन? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को देखा था इन्होंने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा था। आजादी के पहले लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था तो भगत सिंह ने। किन्होंने? भगत सिंह ने नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में संबंध नहीं था उधम सिंह का। उधम सिंह बाद में आए। 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर के सिंधियाओं ने सबसे ज्यादा उनकी सहायता की अंग्रेजों की। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, मतलब वो सब इसमें भाग नहीं लिए। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग कौन नहीं थे? तो साहूकार, जमींदार या उच्च वर्ग ज्यादा तक जो थे, वो जो पैसे धनी लोग थे वो नहीं लिए, इसमें सम्मेलन नहीं किए। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ तो चित्तौड़, कौन सा? चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह में अप्रभावित भाग था कौन था? तो मुंगेर था। मुंगेर था। चलिए बात करें बख्त खां कहाँ से? तो दिल्ली से। और मौलवी अहमदुल्लाह अवध से, कुंवर सिंह आगरा से, नाना साहब कानपुर से। दूसरा, झांसी से कौन रिलेटेड थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से अजमिल्ला खाजी। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ से। मनीराम दीवान असम से थे।
1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह जनरल। वही बात करें कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे जॉन बेनेट हेर्से थे। 1857 में इलाहाबाद का आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विस्कॉन्ट पम्पस्टन थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा, किस कारण? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, और जो तारीख मतलब डेट फिक्स की गई थी उसके पहले ही विद्रोह हो चुका था। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा। तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, जैसे सिंधिया ने दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी की बंदूकें थी। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील मेजर, जनरल हावलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में से अपना जीवन खोया था। जनरल नील मेजर, जनरल हावलॉक तथा सर जॉनी लॉरेंस तीनों। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार में स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिल पाया था, और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों ने शासक का साथ देने से कतरा गए। और बात करें 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? तो सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने, विद्रोह नहीं इसे षड्यंत्र कहा। वह पहली आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही तो वीडी सावरकर ने कही थी। भारतीय, वही चिड़िया के ऊपर बैठ के उड़ने वाले, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस एन सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था कौन? तो सर सैयद अहमद खां थे। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न सही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन शब्द है आरसी मजूमदार के। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, उनके हिसाब से, आरसी मजूमदार के हिसाब से। 1857 की क्रांति के बारे में की अवधारणा सही है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। कारण क्या था? तो पहले देखिए, इनके जो आरसी मजूमदार जी ने कहा, पहला तो धार्मिक मामले को लेकर ये जो मुद्दा उठा था, और जो बड़े बड़े लोग थे या फिर उच्च वर्ग थे उन्होंने साथ नहीं दिया था। जो पीड़ित थे वही लोग जो है कि इसमें आए। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1898 में भारतीय प्रशासन को उन्होंने अपने अंडर ले लिया। वही बात करें, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वो कौन था? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया। मतलब आपके पास अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है तो आपकी रियासत हड़पी नहीं जाएगी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार पर परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। फिर उसके बाद जो है कि पील आयोग आया, और पील आयोग जो है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौजों में नव संगठन के लिए संबंधित था। और फिर उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाब प्रांतों से, उत्तर प्रांतों से किया था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।